हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज हम जूलॉजी की एक नई क्लास लेने जा रहे हैं जिस पे मैं आपको आज प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक, यानी कि जो हमारी प्रीवियस क्लास चली थी यानी कि 9th लेक्चर, जिसमें मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया। ठीक, यानी कि कॉस्मिट फॉस्मिट और जो भी वेक्टर थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज इस लेक्चर में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस लेक्चर में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के जीरो से यानी कि जीरो से लेकर के एंड तक के यानी कि एकदम बेसिक से लेकर के लास्ट स्टेप के तक के बारे में बताऊंगा कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी की क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या उसके प्रिंसिपल है। यानी कि सारे टॉपिक आज इस लेक्चर में कवर हो जाएगी। एक तरह से ये आपके वन शॉट वीडियो की तरह होगा। यानी कि इसमें आज ये जो आपका डीएनए टेक्नोलॉजी होगा उसको एक बार फिर से कवर किया जाएगा। ठीक, यानी कि इस लेक्चर में आपको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक, यानी कि आरडीएनए को किस प्रकार से बनाया जाएगा, पूरे स्टेप को आपको बताया जाएगा। ठीक, और देखिए उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे, जिस प्रकार से आपका लगभग 80% सिलेबस फर्स्ट यानी कि फर्स्ट यूनिट का कवर हो जाएगा। सिर्फ दो टॉपिक बचेगा आपका, जीन ट्रांसफ़र और जीन थेरेपी। ठीक, यानी कि ट्रांसफ़र ऐसे जीन ट्रांसफ़र और जीन थेरेपी, ये आपके टॉपिक दो बचेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका ये बॉटनी की तरह जो वीडियो पर डे यानी कि कंटिन्यूसली बॉटनी का वीडियो अपलोड होता आ रहा है, और इसको भी हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि विदाउट ब्रेक यानी कि बिना रुके हुए सारी क्लास को रेगुलर अपलोड कर देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक, तो देखिए जो आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इसकी जो प्रोसेस होती है, ठीक, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जो बनाने में जो या फिर जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बनाने में क्या क्या स्टेप्स होती हैं पहले हम लोग उसको समझते हैं। ठीक, यानी कि द प्रोसेस ऑफ जीन आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी या फिर इसी को हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, यानी कि बहुत सारे स्टेप जो भी हैं वो इन्वॉल्व है। इस प्रकार से अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। पहला, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। ठीक, कहने का मतलब फर्स्ट है आपको, जैसे आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आप डीएनए में यानी कि क्लोनिंग वेक्टर में जो भी जीन ऐड करेंगे यानी कि उसमें इंटरेस्ट यानी कि उसमें लाइगेट करेंगे, सबसे पहले उस जीन को हम लोग आइसोलेट करेंगे। ठीक, अब वो जीन हो सकता है कि बैक्टीरिया से निकाला जाए, हो सकता है कि फंजाई से निकाला जाए, तो जिस फिर निकाला जाएगा उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइसोलेशन करना है किसका, जीन का। ठीक, उसके बाद आपको वेक्टर को खोजना है कि सिलेक्शन ऑफ वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि उस वेक्टर को हम लोग खोजेंगे जिसके साथ आपका जीन और वेक्टर आपस में जुड़ करके आरडीएनए बनाएगा। अब आरडीएनए तो बनाएगा तो उसके पहले क्या करना होगा, जो हमारा वेक्टर होगा, ठीक, और जो हम अपना जीन लेंगे, जीन किससे लेंगे, डीएनए से, तो डीएनए को और वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से, जिसको हम लोग आरई बोलते हैं, आरई के माध्यम से उसको कट करेंगे। क्यों कट करेंगे पहले वो समझ लीजिए। कट इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें एक मतलब सीक्वेंस होता है जिस पे वो दोनों आपस में बाइंड करेंगे। ठीक, यानी कि डीएनए का सभी पार्ट यूज नहीं होता, यानी कि जो डीएनए का पार्ट होता है वो सभी कह सकती हैं आपकी वो ज़्यादा मतलब जो आपका डीएनए के पार्ट होगा, ठीक, जैसे सपोज कि ये डीएनए के पार्ट है, हो इसमें सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होते,
कुछ यूजलेस पार्ट होते हैं, यूजलेस पार्ट, जिसको काट के निकाल दिया जाएगा। वैसे ही वेक्टर में, अब वेक्टर में सारे पार्ट तो यूज होते हैं, बट आपको जहाँ पे ज्वाइन करना होगा आपको डीएनए को, वहाँ से वो कट कर दिए जाएंगे। ठीक, यानी कि डीएनए को पहले कट किया जाएगा, यानी कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे, ठीक, उसको कट कर लिया जाएगा, और डीएनए वेक्टर को कट कर लिया जाएगा जहाँ पे उसको लाइगेट करना होगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब इस दोनों को सेपरेट करना होगा, यानी कि आपने डीएनए को अगर कट कर लिया, ठीक, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, उसको सेपरेट यानी कि जो यूज पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, जो यूजलेस पार्ट है उसको अलग करेंगे। तो एगारोज जेल यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से उसको अलग करते हैं। फिर उसके बाद आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब सपोज करिए आपके पास एक डीएनए आपने निकाल लिया, अब आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं, अब ये एक जीन एक ही वेक्टर पे काम करेगा, तो आपको बहुत सारे यानी कि बहुत सारे अमाउंट में आपको आरडीएनए बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस जीन को क्या करेंगे, क्लोन करा देंगे, उसको क्या करेंगे, बहुत सारी उसकी कॉपियाँ बनवा देंगे। अब कॉपियाँ आपके पीसीआर के माध्यम से बनेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से बहुत सारी उसकी कॉपियाँ बनाई जाएगी। ठीक, अब सपोज करिए इसमें क्या होगा, अब बहुत सारी कॉपियाँ बन गई, तो आप क्या करेंगे, उस सारी कॉपियों को वेक्टर में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे आप वेक्टर में ट्रांसफ़र करेंगे वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी बन जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जो आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी बना, ठीक, अब उसमें आप लोग सुटेबल मार्कर जीन डालेंगे, यानी कि जीन रेजिस्टेंट डालेंगे, यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे, ठीक, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंट जीन डालेंगे ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके। उसके बाद आपका आरडीएनए जो बन गया उसको आप होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। होस्ट में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, होस्ट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा उसको बायोरिएक्टर के माध्यम से अलग कर लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा डाउन स्ट्रीम के माध्यम से। अब हम लोग एक एक पार्ट को, यानी कि ये सारे पार्ट को आराम से एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने बताया कि सबसे पहले आइसोलेशन होगा किसका, जीन का। जो आप इंटरेस्ट लेंगे, जीन आप इंटरेस्ट या फिर फॉरेन जीन, डीएनए के जो भी पार्ट लेंगे आपको, उसको डिज़ायर्ड जीन बोला जाता है। अब आप उसको आइसोलेट करेंगे, यानी कि उसको निकालेंगे। हो सकता है आप बैक्टीरिया से निकालें, प्लांट सेल से निकालें, फंगल सेल से निकालें, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक, जहाँ से आपकी ज़रूरत होगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग उसको वेक्टर के साथ उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको क्लोन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट करेंगे, फिर आप वेक्टर के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने बताया कि इसको आइसोलेशन में क्या करना होगा, तो आप डिजायर्ड जीन को या फिर फॉरेन जीन को या फिर कोई भी पार्ट होगा, चाहे वो फंगल पार्ट हो, एनिमल जीन हो, कुछ भी होगा, सबसे पहले उसको आप आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेशन कैसे करेंगे वो समझिए। सपोज करिए आपके पास कोई सेल्स है, ठीक, अब वो सेल्स है, बैक्टीरिया का सेल है, तो उसके सबसे बाहर लाइसोजाइम यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर होती है सेलुलोज की, जिसको हम लोग लाइसोजाइम के द्वारा क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। ठीक, अगर प्लांट का सेल है, सपोज करिए आपने बैक्टीरिया का सेल लिया, तो बैक्टीरिया का सेल ले लिया, तो उसमें आपको क्या चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि डीएनए के छोटे पार्ट को चाहिए। डीएनए के छोटे पार्ट को आपको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लाइसोजाइम यानी कि उस पर एक लेयर होती है, जिसके द्वारा लाइसोजाइम के द्वारा आप उसको क्या करेंगे, हटाएंगे लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, तब आपको उसके जीन को पा सकते हैं। अगर सपोज करिए प्लांट सेल आपको निकालना है, तो प्लांट सेल को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे बाहर उसके क्या होगा, सेल वॉल होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक, फिर क्या होगा, उसके बाद न्यूक्लियस होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलुलोज के माध्यम से सेल वॉल को कट करेंगे। ठीक, पेक्टिनोज यूज करेंगे, यानी कि उस पर 3 लेयर्स होगी। ठीक, प्रोटीन की लेयर बनी होगी तो उस पर पेक्टिनेज एंजाइम लगाएंगे, और हेमी सेलुलोज के माध्यम से सारे पार्ट को, डीएनए के सारे पार्ट को कट करेंगे। डीएनए के सारे पार्ट कहने का मतलब, जैसे ये सपोज करिए डीएनए है, ठीक, ये क्या आपका डीएनए है, सॉरी ये आपका सेल है, ठीक,
इस सेल में क्या होगा, सबसे बाहर सेल वॉल होगा, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके नीचे न्यूक्लियस होगा, फिर क्या होगा, आरएनए होगा, फिर डीएनए होगा, और डीएनए में क्या क्या होंगे, जीन होंगे। तो आपको अगर जीन प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल के सेल वॉल को तोड़ेंगे, सेल वॉल है तो सेलुलोज एंजाइम के द्वारा तोड़ देंगे। उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो लाइपेज का बना होता है, तो उस पर यानी कि लाइपेज कह सकते हैं कि प्रोटीन का बना होगा या फिर लिपिड का बना होगा। लिपिड का बना होगा तो लाइपेज एंजाइम उस पर यूज करेंगे, अगर प्रोटीन का बना होगा तो प्रोटीएज एंजाइम यूज किया जाएगा। उसके उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, तो न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोलस को तोड़ा जाएगा। उसके बाद आरएनए होगा, तो आरएनए या फिर राइबो न्यूक्लियस एंजाइम यूज किया जाएगा उसको तोड़ने के लिए। फिर अगर डीएनए है तो डीएनए के लिए डीएनए एंजाइम, अगर डीएनए के साथ साथ कहीं हिस्टोन प्रोटीन लगा है तो प्रोटीएज एंजाइम फिर यूज किया जाएगा, तब जाके आप जीन को, एक छोटे से पार्ट को, जीन को आप लोग प्राप्त करेंगे। ठीक, तो वही बात यहाँ पे बताई गई कि अगर फंजाई है तो लाइसोजाइम एंजाइम, सॉरी बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज किया जाएगा, सेलुलोज, पेक्टियोज, हेमीसेलुलोज, इस प्रकार के एंजाइम उसमें यूज किए जाएंगे। अब आपने डीएनए के पार्ट को कट कर लिया, ठीक, डीएनए के पार्ट को कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब क्लोनिंग वेक्टर खोजेंगे कि आपके डीएनए के साथ, ठीक, और आपके क्लोनिंग वेक्टर को जोड़ना होगा, तब आप आरडीएनए बनाएंगे। ठीक, यानी कि ये जीन और ये क्लोनिंग वेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे तो आरडीएनए बन जाएगा। तो क्लोनिंग वेक्टर यानी कि सिलेक्शन करेंगे क्लोनिंग वेक्टर को खोजेंगे। ठीक, तो मैंने बताया कि ऐसे जीन, ठीक, ऐसे वेक्टर जिसके साथ आपका डीएनए का पार्ट या फिर डिजायर्ड जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन जीन आप आके जुड़ जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोनिंग वेक्टर कहेंगे। ठीक, यानी कि द डीएनए मॉलिक्यूल विच आर यूज टू क्लोन ORR कैरी द फॉरेन डीएनए डिजायर्ड जीन एंड कॉल्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि आपके वेक्टर के साथ जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोनिंग वेक्टर कहेंगे। द सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर। अब आप जो क्लोनिंग वेक्टर लेंगे उसमें कुछ कैरेक्टर होने चाहिए जिसके कारण वो आरडीएनए बना सके। ठीक, मान लीजिए आपने जो वेक्टर अब यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या क्या उसमें कैरेक्टर होने चाहिए, उसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले है इजी सिलेक्शन ऑफ इजी आइसोलेशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस। कहने का मतलब अगर आप जो डीएनए यानी कि क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हैं वो आसानी से निकाला जा सके, अगर बैक्टीरिया का है, वायरस का है, जिस भी प्लांट या फिर जिस भी बॉडी का होगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म का होगा, तो उसको आसानी से निकाला जा सके, ठीक, और आसानी से उसमें ट्रांसफ़र किया जा सके जीन को। ठीक, दूसरा है यानी कि सेकेंड पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन इन क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, सपोज करिए आपने क्लोनिंग वेक्टर ले लिया, यानी कि इसमें आप किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस का जिसका भी ले लिया, अब ये क्या हो, इसमें ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि इस पर इतना, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वे क्या कर सके, अगर क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में इसको डाल दिया जाए ये खुद से रेप्लिकेट हो सके। ठीक, ये भी इसमें क्वालिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। एक क्वालिटी और इसमें क्या है, फिर है इसमें द प्रेजेंस ऑफ सम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर आरई। अब सपोज करिए कि आपने इसको क्लोनिंग वेक्टर में डाल दिया, ठीक, अब ये किसी स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म करेगा, तो इसमें अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं रहेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ऐसा सीक्वेंस जिससे एंडोन्यूक्लियस यानी कि जैसे जीन होता है, अब हर जगह से तो जीन काटा नहीं जा सकता, तो उस पर कुछ सीक्वेंस होते हैं जिससे वो काटे जा सकते हैं, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में काफ़ी अच्छे से बताया था। फोर्थ पॉइंट आता है आपका द वेक्टर शुड बी स्मॉल इन साइज फॉर इजी हैंडल। आपका जो वेक्टर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए ताकि आप उसको आसानी से हैंडल कर सकें।
5वां पॉइंट आता है द वेक्टर शुड बी ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जो भी वेक्टर हो उसमें रिप्लिकेशन पावर की कैपेसिटी होनी चाहिए, ऐसे आपको क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है द वेक्टर शुड बी हैव मार्कर जीन, जनरली आर्टिफिशियल वेक्टर PBR 322 आर यूज। देखिए जो आपके क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, जो नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उसमें सारे क्वालिटीज़ प्रेजेंट नहीं हो पाते, तो उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं जिसका नाम है PBR 322। यानी कि इस क्लोनिंग वेक्टर का ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है और इसमें मार्कर जीन होते हैं। मार्कर जीन का मतलब रेजिस्टेंट पावर, यानी कि इसमें कोई भी पैथोजन आके इसके साथ कोई भी पैथोजन फॉरेन पार्टिकल आके इसको अटैक करके इसको किल नहीं कर सकता। ठीक, अब आपको क्लोनिंग वेक्टर मिल गया, DNA मिल गया, आपको पता चल गया कि कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। अब आपको जो आपका DNA है अब वेक्टर है, दोनों को आपस में कट करेंगे, यानी कि DNA को कट करेंगे। ठीक, अब उसके बाद आपको आपका जो वेक्टर है उसको कट करेंगे, कट करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो सपोज करिए आपके पास ये DNA है, DNA सपोज करिए 2 मीटर का है, 2.2 मीटर का। अब इतने बड़े DNA की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसके छोटे से पार्ट को यूज करेंगे rDNA बनाने के लिए। तो rDNA आपको बनाना है तो इस 2 मीटर का DNA कोई काम का नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको EQR फर्स्ट से ठीक इस 2 मीटर के DNA को EQR फर्स्ट के द्वारा कट किया जाएगा। EQR फर्स्ट एक एंजाइम है जिसके द्वारा इसको कट किया गया। ठीक, यानी कि इस पे EQR वहाँ कट करेगा जहाँ पे उसको ये सीक्वेंस दिखाई पड़ेगा। सपोज करिए ये 2 मीटर का DNA है, इस पे EQR फर्स्ट एंजाइम डाला गया तो वो पहले देखेगा इसके सीक्वेंस को। अगर इसके सीक्वेंस में इसको GAATTC जिसको हम लोग पॉलिएंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, अगर ये सीक्वेंस उसको दिख गया तो वो DNA को वहाँ से कट कर देगा। ठीक, तो DNA को कट किया तो एक छोटा सा पार्ट मिला। ठीक, एक छोटा सा पार्ट मिला। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, आपका जो वेक्टर है वेक्टर को भी क्या करेंगे, EQR फर्स्ट के द्वारा काटेंगे, उसमें भी पॉलिएंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा। ठीक, तो इसको अब ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला इसको ले जाके इस वेक्टर के साथ जोड़ देंगे जो काटा गया है, यानी कि ये वेक्टर है इसको भी काटा गया। ठीक, इसको भी कट कर दिया गया। अब ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला था ये इसको ला करके यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अब जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो वही लिखा गया सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मस्ट बी यूज फॉर डाइजेशन ऑफ फॉरेन DNA ORR जीन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज वेक्टर। यानी कि जिस एंजाइम के द्वारा DNA के पार्ट को काटेंगे, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को जीन को काटेंगे, DNA को काटेंगे, उसी एंजाइम से किसको काटेंगे, वेक्टर को भी काटेंगे। ठीक, अब वेक्टर और आपका DNA मिल गया है, अब दोनों को क्या किया गया, लाइगेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया लाइगेट एंजाइम के द्वारा। ठीक, अब क्या होगा, अब आपका जो ठीक यानी कि उसके बाद जोड़ दिया जाएगा, लेकिन जोड़ने से पहले कुछ प्रोसेस और रह जाती हैं। जैसे DNA के सभी पार्ट को मैंने काटा। ठीक, DNA को सारे पार्ट को काट दिया था तो उसमें एक पॉलिएंड्रोमिक सीक्वेंस मिला। अब सपोज करिए आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं तो आप क्या करेंगे, इस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला छोटा सा उसकी आप बहुत सारी कॉपियाँ बना लीजिए ताकि आपको फिर से दोबारा उसको काटना ना पड़े, फिर से आपको खोजना ना पड़े DNA को। ठीक, फिर से उसको पॉलिएंड्रोमिक सीक्वेंस ना खोजना पड़े। तो आपको उसको क्या करना होगा, उसको प्यूरीफाई करना होगा, यानी कि DNA को अलग करना, DNA से पॉलिएंड्रोमिक सीक्वेंस वाला जो जीन मिला उसको अलग करके उसकी ढेर सारी कॉपियाँ बना लिया जाए। तो सबसे पहले उसको अलग करेंगे, कैसे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। तो अलग करने के क्या प्रोसेस होता है पहले उसको समझ लीजिए। ठीक,
सपोज करिए आपने जीन डीएनए को काटा, तो डीएनए के छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट थे, तो आपने उसको डाल दिया इस चेम्बर में। ठीक, देखिए अलग करने का क्या प्रोसेस है, पहले उसको समझते हैं। ठीक, आपने एक वेल लिया, यानी कि ये पार्ट लिया, इसमें आपने डीएनए के सारे पार्ट को डाल दिया। डीएनए के सारे पार्ट को डालने के बाद, यानी कि ये वेल है, इसमें डीएनए के सारे पार्ट को डाल दिया गया। ऊपर इसमें एक नेगेटिव करंट और नीचे पॉजिटिव करंट दिया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डाला जाएगा। अब क्या होगा, इसमें कुछ पार्ट स्मॉल होंगे, यानी कि छोटे होंगे, कुछ पार्ट बड़े हो सकते हैं। ठीक, तो बड़े जो पार्ट होंगे वो कहाँ हो जाएगा, ठीक, अवे फ्रॉम द वेल, जो इसका यानी कि जो स्मॉलर पार्ट होगा, ठीक, वो कहाँ हो जाएगा, वेल के नीचे चले जाएंगे छोटे वाले पार्ट। ठीक, वेल के नीचे चले जाएंगे पार्ट, और वेल के ऊपर बड़े वाले पार्ट चले जाएंगे, यानी कि छोटे बड़े जो पार्ट होंगे उसको सेपरेट करना है आपको। तो बड़े वाले पार्ट कहाँ चले जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, लार्जर पार्ट जो बड़े होंगे वो ऊपर, छोटे वाले पार्ट नीचे चले जाएंगे। ठीक, यानी कि उसके साइज़ के हिसाब से उसको हम लोग सेपरेट करना होगा। तो अगर छोटा अलग करना है, बड़ा अलग करना है, तो आपको एगारोज जेल, इस वेल में एगारोज जेल डाला जाता है, जिसके कारण वो अलग हो जाते हैं। ठीक, अब वो अलग हो गए। ठीक, अलग हो गए, लेकिन आपको क्या चाहिए, जो यूज का पार्ट है उसको आपको चाहिए। ठीक, तो क्या किया जाएगा। ठीक, अब मैंने बताया कि इसमें जो है कि इस जो आपका वेल है इसमें EBR यानी कि इथेरियम ब्रोमाइड, ठीक, डाला जाएगा। इथेरियम ब्रोमाइड डाला जाएगा, जिसके कारण जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जिसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा वो ऑरेंज कलर के हो जाएंगे। ठीक, यानी कि इसमें एक केमिकल यूज किया जाएगा इथेरियम ब्रोमाइड, जिसके डालने के बाद जो आपका, ठीक, जो आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, यानी कि यूज का जो पार्ट होगा वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अब डीएनए को क्या करना, यानी कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के माध्यम से कट पार्ट को अलग कर देना इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो होगा उसके साथ इसको अलग कर लिया जाएगा। ठीक, अब आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट मिल गया, यानी कि आपने ऑरेंज कलर का इम्पॉर्टेंट पार्ट प्राप्त कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इसको एम्प्लीफिकेशन करेंगे इसका। ठीक, आपको ऑरेंज कलर का मिल गया पार्ट, यानी कि जो आपके यूज का है। अब आपके पास बहुत सारे वेक्टर है, तो आप उसके लिए बहुत सारे आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास एक ही है, तो बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए, तो आप उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बना लेंगे। ठीक, तो जो आपका PCR प्रोसेस है उसको जीन एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, जिसको कैरी मुलिस ने 1986 में डेवलप किया था। इन्होंने टेस्ट ट्यूब में सारी प्रोसेस की थी। ठीक, एफेनड्रॉप टेस्ट ट्यूब था, उसी में सारी प्रोसेस किया गया था। ठीक, उन्होंने क्या किया, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि डीएनए का छोटा पार्ट मिला, उसकी ढेर सारी कॉपियाँ बनानी है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसको डीनेचर्ड किया, यानी कि उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया। बहुत हाई टेम्परेचर पे जब उन्होंने उसको हीट किया, तो वो उसका जो दोनों स्टैंड था, डीएनए का 2 स्टैंड था, वो अलग हो गया। ठीक, यानी कि उस पर लगभग 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया। हो सकता है इससे और भी ऊपर दिया जाए, न टूटे तो उसको 2 पार्ट में अलग कर लिया गया, यानी कि उसके डीएनए के दोनों स्टैंड को अनबाइंड कर दिया गया। इसको टेम्परेचर लगभग उन्होंने 2 मिनट तक दिया, 15 सेकेंड से लेके 2 से 3 मिनट तक दिया। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका दोनों स्टैंड अलग हो गया। जब दोनों स्टैंड अलग हो गया तो उसमें प्राइमर जोड़ दिया गया, डीएनए प्राइमर को, दो आरएनए प्राइमर डीएनए प्राइमर को जोड़ दिया गया, जिस पे एनलिंग की प्रोसेस हुई। एनलिंग के प्रोसेस में क्या हुआ, आरएनए प्राइमर को जोड़ा गया। आरएनए जब प्राइमर को जोड़ा गया तो उस पर टेम्परेचर को थोड़ा लो कर दिया गया, यानी कि 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, और उसको लगभग 30 से 2 मिनट तक, 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक उसको एनलिंग उसमें जोड़ा गया। तो जब एनलिंग उसमें जोड़ा गया, यानी कि आरएनए जोड़ा गया, तो ये आरएनए
इस डीएनए के पार्ट से जुड़ करके बहुत सारी कॉपियाँ बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक्सटेंशन हुआ, यानी कि वो बहुत सारी कॉपियाँ बनाता गया। तो उसे 3 मिनट के बीच में उन्होंने लगभग 30 साइकिल, ठीक ठीक, लगभग 30 साइकिल बनाया। एक साइकिल में लगभग बहुत 303 से लेकर के, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने में 3 से 5 मिनट लगे। इस साइकिल को 3 से 5 मिनट में एक बार कंप्लीट होने लगे, लेकिन ये साइकिल 30 बार चलती रही। 30 टाइम में इन्होंने लगभग बिलियन से लेकर के 1 बिलियन क्या किया, 1 बिलियन इसकी कॉपियाँ बनाई, ठीक। यानी कि यह कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, सबसे पहले इसको डीनेचर्ड किया गया, फिर इसमें एनलिंग की प्रोसेस यानी कि आरएनए प्राइमर को जोड़ा गया, फिर इसमें एक्सटेंशन किया गया, यानी कि बहुत सारी कापियाँ बनी। इसकी कापियाँ बनने में लगभग 30 से 2 मिनट लगे, ठीक। एक साइकिल कंप्लीट होने में, यानी कि ऊपर से लेकर के नेचुरेशन से लेकर के, यानी कि ये तीनों साइकिल कंप्लीट होने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, यानी कि डीएनए के दोनों पार्ट को अलग किया जाएगा। उसमें एनलिंग होगा, यानी कि उसमें आरएनए प्राइमर को जोड़ा जाएगा। जैसे ही आरएनए प्राइमर जुड़ेगा तो वो बहुत सारी कॉपियाँ बनाएगा। एक कॉपी बनने में लगभग 3 से 5 मिनट लगता है, और इस 3 से 5 मिनट में एक बार में, मतलब 3 से 5 मिनट एक साइकिल कंप्लीट होने में लगता है, और ये 30 साइकिल को कंप्लीट करता है। 30 साइकिल यानी कि 30 बार यही प्रोसेस होता रहता है, और लगभग 1 मिलियन कॉपी बन के तैयार हो जाती है। अब आपके के पास ढेर सारे अमाउंट में क्लोनिंग वेक्टर हो गए, ढेर सारे अमाउंट में जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गए। अब दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक। दोनों को जोड़ना है और आपको आरडीएनए को बनाना है। अगर आपको दोनों को जोड़ना है तो 2 मेथड हो सकते हैं, ठीक। यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए अकर्स बाय इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन ओवरआर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू क्लोनिंग वेक्टर। द आरडीएनए फॉर्म बाय 2 मेथड। 2 मेथड से आप आरडीएनए को बना सकते हैं। पहला क्या है, आप ब्लंट इंड कट मेथड के माध्यम से या फिर स्टिकी इंड कट के माध्यम से इसको बना सकते हैं। ब्लंट इंड कट के माध्यम से जो दोनों पार्ट होगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस कटेगा, और स्टिकी इंड कट के माध्यम से एक छोटा और एक बड़ा कटेगा। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में काफ़ी अच्छे से बताया है। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। अब आरडीएनए आपके बन गया, यानी कि आपने डीएनए यानी कि पार्ट को और वेक्टर को आपस में जोड़ दिया। अब दोनों को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना है, तो किस प्रकार से करेंगे उसी के बारे में आपको अब समझना है, ठीक। तो आपको अब अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में मतलब ट्रांसफ़र करना है। करने का मतलब आरडीएनए को। अब आरडीएनए आपका बनकर तैयार हो गया, तो उसको आपको होस्ट में ट्रांसफ़र करना है इसको, ठीक। इस होस्ट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि इसमें जाकर के उसकी क्लोनिंग हो सके। जो होस्ट होता है वो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वो बहुत सारी आरडीएनए बनाएगा। जो पहला आपका क्लोनिंग किया गया उसमें क्या बनाया गया, सबसे यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से बहुत सारी कॉपियाँ जीन की बनाई गई। अब यहाँ पे आपके आरडीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ बनाई जाएगी। बहुत सारी कॉपियाँ बनाने के लिए उसमें एक ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, यानी कि क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। वह क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म ई कोलाई बैक्टीरिया होती है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोनिंग की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि ये बहुत सारे मात्रा में क्लोन कर सकता है, अपनी कॉपियाँ बना सकता है, इसलिए ई कोलाई बैक्टीरिया को जनरली लिया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, उसके पहले जो आपने आरडीएनए बनाया है इसको इसमें डालना है। डालने से पहले आरडीएनए को आप CaCO2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, ठीक, के साथ साथ इसको क्या करेंगे, इसमें सलूशन में इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में CaCl2 जिसमें होगा उसके साथ इसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद इस बैक्टीरिया को हीट किया जाएगा और उसको क्लोनिंग वेक्टर में डाला जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये था, आपका ये आरडीएनए है, ठीक, और ये आपका क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों को कल्चर मीडियम में ग्रो कराना है। इसको भी डाला जाएगा, इसको भी डाला जाएगा कल्चर मीडियम में। अब दोनों को क्या किया जाएगा,
इसको पहले ट्रीट कर दिया जाएगा CaCl2 से, ठीक। इसके बाद इसमें डाला गया हीट शॉक मेथड के माध्यम से, या फिर बहुत सारे इसमें मेथड होते हैं जिसके माध्यम से इसको उसमें डाला जाता है, ठीक ठीक। उसमें डाल दिया गया, लेकिन 2 से 3 मिनट लगता है, जिस पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो आपका जीन आप इंटरेस्ट है उसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाएगा और ढेर सारी उसकी कापियाँ बनाई जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, उसमें लार्ज नंबर में डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। उस जिस भी प्रोडक्ट यानी कि जिसके लिए आप RDNA बनाएंगे फिर उसका उपयोग किया जाएगा। अब आपका RDNA ढेर मात्रा में बन गया, ढेर सारे अमाउंट में, ठीक। यानी कि क्लोनिंग वेक्टर में जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो ढेर सारे अमाउंट में बन गए। कहने का मतलब आपको कोई वैक्सीन या फिर कोई ड्रग्स बनानी है तो आपने RDNA लिया, ठीक। RDNA लिया, वेक्टर लिया, दोनों को कल्चर मीडियम में ग्रो करा दिया। अब उसको क्या करेंगे, आपको बहुत सारे अमाउंट में RDNA यानी कि प्रोडक्ट मिल गया। RDNA के माध्यम से और वेक्टर के माध्यम से ढेर सारे प्रोडक्ट मिल गए। अब आप क्या करेंगे, उसको प्यूरीफाई करेंगे, ठीक। किसके द्वारा करेंगे, डाउन स्ट्रीम मेथड के द्वारा, ठीक। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट और हेट्रोलागस होस्ट का मतलब उसमें आपको DNA था और आपका वेक्टर था, ये होस्ट हो गया। अब इसको बायोरिएक्टर के माध्यम से अलग किया जाएगा, ठीक। यानी कि इसको 2 कल्चर होते हैं, यानी कि एक होता बैच कल्चर, एक होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर, ठीक। इसमें क्या होता है, बायोरिएक्टर यूज किया जाता है। इसमें जो आपका ये दोनों एक अलग प्रोसेस होती है, इसको बायोरिएक्टर के द्वारा किया जाता है। तो बायोरिएक्टर में क्या होता है, एक टैंक लिया जाता है, ठीक। टैंक लिया जाता है, उसमें एक pH मेंटेन किया जाता है, पहली बात। न्यूट्रिएंट डाला जाता है, ठीक। न्यूट्रिएंट डाला जाएगा और जो आपने वेक्टर लिया यानी कि जो प्रोडक्ट मिला उसको डाला जाएगा प्यूरीफाई करने के लिए। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट आपका प्यूरीफाई होता रहेगा वो अलग होता चला जाएगा। दूसरा है, यानी कि इसमें आप अपने प्रोडक्ट को डालते जाएंगे, इधर से निकलता चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पार्ज स्टैक्ड बायोरिएक्टर में, ठीक। ये स्टैक टैंक्ड बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है, आप मटेरियल को एक बार डाल देंगे, फिर उसको लास्ट में निकाला जाएगा। लास्ट प्रोसेस आता है आपका प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, मैंने बताया डाउन स्ट्रीम के माध्यम से इसको प्यूरिफाइड किया जाएगा। प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो डाउन स्ट्रीम के माध्यम से होगा, यानी कि इसमें जो आपकी प्रोटीन होगी उसको निकाला जाएगा, ठीक। यानी कि आपको डाउन स्ट्रीम आसवन विधि के द्वारा, ठीक, आपने जो भी आपको प्रोडक्ट मिला उसको आप क्या करेंगे, इसको डाउन स्ट्रीम करेंगे, यानी कि आसवन के माध्यम से इसको निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर फार्मेशन आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपको स्पेसिफिक टाइप का आपका प्रोडक्ट जो भी आप चाहते थे वो बन गया, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी या फिर RDNA के मेथड से, ठीक। अब दोनों को क्या किया जाएगा, जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। तो आप उसको प्यूरीफाई करेंगे, अलग करेंगे, ठीक, डाउन स्ट्रीम के माध्यम से। और उसको अगर आप एंजाइम बना रहे हैं तो एंजाइम के रूप में यूज करेंगे, हार्मोन बना रहे हार्मोन के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहे तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक, डाउन स्ट्रीम के माध्यम से। यानी कि उसको फिर छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे डिब्बों में उसको अलग कर लीजिएगा। आप उसको जिस भी मात्रा में चाहे इंजेक्शन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही प्रोसेस था, यानी कि ये यही बताता है जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें यही होता है कि आपको जो आपका इंटरेस्ट होता है, यानी कि आपको जिस भी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसमें यही सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपको जीन को निकालना होगा, फिर क्लोनिंग वेक्टर को बनाना होगा, फिर वेक्टर यानी कि DNA के वेक्टर को पहले बनाना होगा, यानी कि जीन आप इंटरेस्ट लेना होगा, क्लोनिंग वेक्टर को आपस में ले करके दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद उसको क्या करेंगे आप लोग, जो भी RDNA बना उसको प्यूरीफाई करेंगे, प्यूरीफाई करने के बाद उसका उपयोग करेंगे। तो उसमें कुछ प्रोसेस और भी होती हैं जो मैंने आपको बताया। अब अगले लेक्चर में क्या बताया जाएगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा, और 2 टॉपिक जो आपकी जीन थेरेपी और जीन ट्रांसफ़र टेक्निक आपको बताई जाएगी, यानी कि जीन को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं
होस्ट में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक।